आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये आपका जो चैप्टर है ये 11th स्टैंडर्ड के लिए भी है, आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए भी है, चाहे वो आपका पास है या फिर ऑनर्स है, यानी प्रोग्राम है या फिर ऑनर्स है, या फिर आपका कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, इवन सीए, सीएमए, सीएस, हर जगह आपका ये आएगा, इवन बीबीए, एमबीए। ये चैप्टर आपके इतना एडवांस है कि आपके हर लेवल पे आएगा। क्लियर है? इससे पता ही लग रहा है आपको कि यहाँ पे, और इसका यूज हर साल होगा, यानी आपका 11th स्टैंडर्ड में तो है ही, 12th में भी होगा, ग्रेजुएशन में भी होगा, या फिर आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं वहां पे भी होगा। तो आप समझ सकते हो कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्या लिखा है हमने, सोल प्रोप्राइटरशिप। पर जो हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ये आपका सोल प्रोप्राइटर का होगा, यानी अकेले बिजनेस का होगा, किसी कंपनी का नहीं बना रहे हम, एक पर्सन का, ना किसी फर्म का बना रहे, ये एक बना रहे हम सोल प्रोप्राइटर, यानी जो एक अकेला पर्सन, अकेला इंडिविजुअल जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसके केस में हम ये बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस फाइनल अकाउंट, कंपनी के जो लास्ट खाते बनाए जाते हैं जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, फाइनल अकाउंट, या इसको बोलते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंट, एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंट। तो यहां पर फाइनल अकाउंट में आप क्या क्या चीजें बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं। तो फाइनल स्टेटमेंट में आपका यहां पे आप रीड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट आपका है यहां पर बैलेंस शीट। क्लियर है? पहली आपकी ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम P&L अकाउंट भी बोलेंगे, और ये आपकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपकी स्टेटमेंट होती है जिसमें दो बातों को बताया जाता है, एसेट्स और लायबिलिटी को। क्लियर? ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जिसमें आपको बताया जाता है, यानी कि ये होता है वैसे रिलेटेड टू फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग। जब बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग की, चीजों के बनाने की, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। यानी ट्रेडिंग अकाउंट किससे रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग, या आप इसको क्या बोलते हैं, रिलेटेड टू फैक्ट्री। तो यहां पे दो चीजें आती हैं, एक आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और डायरेक्ट ही इनकम आती है, राइट? इस अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है, सारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सारी डायरेक्ट इनकम। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो है रिलेटेड टू ऑफिस, यानी ऑफिस के खर्चों से रिलेटेड जो अकाउंट है आपका वो होगा P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर आएंगे आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। इनके बारे में आराम से डिटेल में बात करेंगे, डायरेक्ट इनकम क्या होती है और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, या डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है या फिर डायरेक्ट इनकम क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग एंड P&L अकाउंट कंसर्न विद ऑफिस, यानी ऑफिस से रिलेटेड है, या आपके मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री से रिलेटेड है। यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, यहां पे डायरेक्ट इनकम आएगी, यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे और इनडायरेक्टली आपकी इनकम आएगी। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट जो होती है वो आपकी पोजिशनल स्टेटमेंट बताती है। क्या बताती है? जो आपकी पोजीशन बताती है, इसलिए इसका नाम क्या है बैलेंस शीट का, पोजिशनल स्टेटमेंट भी है। क्लियर है? और P&L अकाउंट जो है वो आपकी है इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे आप इसको? इनकम स्टेटमेंट। और ये आपकी हो गई पोजिशनल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी इन्हीं से ही रिलेटेड होती है, यानी यही आपकी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड, जहां पे आपके प्रॉफिट या लॉस निकाले जा रहे हैं। तो ये अकाउंट तीनों, यानी कि ये दोनों अकाउंट और ये बैलेंस शीट आपकी क्या है,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या क्या बोलते हैं इनको, फाइनल अकाउंट। कौन सा किस चीज से रिलेटेड है ये मैंने यहां पे बता दिया। ट्रेडिंग आपके फैक्ट्री से रिलेटेड, P&L अकाउंट आपका ऑफिस से रिलेटेड, यानी आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग भी आप बोल सकते हैं, और लास्ट आपका हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ना कि अकाउंट। क्लियर पॉइंट। तो इसके अंदर आपकी एसेट्स आएंगी और लायबिलिटी। अब इनके हम फॉर्मेट की स्टडी करेंगे कि इन अकाउंट्स में कैसे फॉर्मेट बनाया जाता है। क्लियर है। बाकी आपने इंपॉर्टेंस देख ही ली है चैप्टर की, कहां कहां पे कितनी कितनी है। और ये चैप्टर जो है आपका आपकी बुक्स में विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट से दिया हुआ है, तो मैं दोनों को कंबाइंड ही लेके आपको मार्क्स बता रहा हूं। तो 11th स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो आपका ये तकरीबन 15 मार्क्स तक चला जाता है। और बात करें अगर ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में भी कम से कम वेटेज इतनी ही होती है 15 मार्क्स के लिए। तो आपकी यहाँ पे 12 मार्क्स का एक सेपरेट क्वेश्चन आएगा इसका, तो 12 मार्क्स का तो एक बड़ा क्वेश्चन होगा, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखो। अब बात करते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट आपका वही डेबिट, क्रेडिट और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जब दोनों साथ में बनाए जाते हैं, यानी कि आपको जब दोनों बनाने हो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, तो इसका फॉर्मेट एक ही फॉर्मेट के अंदर चलता है, आप सेपरेट सेपरेट नहीं बनाओगे। क्लियर है, इस बात का ध्यान रहे। अगर आपसे दोनों अकाउंट बनाने के लिए बोला है ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, तो आप दोनों अकाउंट को आप सेपरेट सेपरेट नहीं बनाएंगे, एक साथ ही अकाउंट में बनाएंगे। क्लियर है। तो यहां पे फॉर्मेट की बात की जाए तो वही आपका सेम पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो सबसे पहले जो अकाउंट बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। फिर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में क्या बनाएगा, आगे कंटिन्यू होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने देखा होगा एक वर्ड यूज किया गया मैंने, फॉर द ईयर एंडिंग, यानी फॉर द ईयर का मतलब है सारे साल के, यानी पूरे साल के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी इनकम होगी, वो सारी यहां पे शो की जाएगी। यानी फॉर द ईयर, पूरे साल के लिए बनाया जाता है अकाउंट। क्लियर है। या तो वो बनाया जाता है कब, साल के एंड में, या तो मार्च में होगा या फिर दिसंबर में होगा, 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर। 2000 एक्सेस मतलब 2012, 13, 14 या 2021 जो भी होगा वह यहां पे आप ईयर लिख देंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहां पे आपका लेफ्ट कॉर्नर में सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, ये फिक्स है, पहला जो अमाउंट है सबसे पहले आपका फिक्स है। इसके नीचे ओपनिंग स्टॉक के नीचे आएगा आपका परचेज, परचेज में से माइनस करोगे आप परचेज रिटर्न, नेट अमाउंट करके आप यहां पे लिखेंगे बाहर। ये दो अमाउंट आपका फिक्स है, सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, देन उसके नीचे क्या आएगा आपका परचेजेस, परचेज में से माइनस करोगे आप परचेज रिटर्न। बाय साइड में आएगा आपका बाय सेल, सेल में से माइनस करोगे आप सेल्स रिटर्न, और लेस करके जो भी आएगा वो आपका नेट अमाउंट आ जाएगा। क्लियर। जस्ट उसके नीचे आपको शो करना है क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका माल बच गया है वो आप यहां पे शो करेंगे। ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे परचेजेस, राइट साइड में सबसे टॉप पे सेल, सेल के नीचे आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है। अब इसके बाद जो भी मैं एक्सपेंसेस लिखूंगा वो सारे आपके फैक्ट्री के अंदर तक के खर्चे हैं, यानी विद इन अ फैक्ट्री। तो यहां पे क्या क्या खर्चे आएंगे ऐसा, टू वेजेस, वेजेस क्या होती है मजदूरी, टू वेजेस एंड सैलरी, तो भी आपका यहीं पर ही आएगा। इसके बाद कैरेज इनवर्ड, आई एन, इनका मतलब क्या है इनवर्ड, इनवर्ड मतलब फैक्ट्री के अंदर तक का खर्चा। टू फ्रेट, फ्रेट आपका भाड़ा, ये भी आपका इनवर्ड, खाली कैरेज वर्ड भी यूज होगा या खाली फ्रेट वर्ड यूज होगा, दोनों ही आपको यहां लेने हैं, और इनवर्ड लिख दिया जाए तो भी आपका यहीं पर ही आएगा। क्लियर है। इसके बाद गैस, कोयल, वाटर, हीटिंग, ये सब पावर,
अगर ये वर्ड यूज होते हैं तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही आएंगे। टू और भी चीजें हैं, ऐसा नहीं है, पर ये ट्रेडिंग अकाउंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है इतने, वो आपके बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। मुश्किल से 9 से 10 खर्चे होंगे, 9 से 10 एक्सपेंसेस है जो आपको याद करने हैं। अगर उसके अलावा कोई भी खर्चा होगा तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसलिए बेटर है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट को अच्छी तरह याद करें कि इसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं, क्योंकि लिमिटेड है। 4 चीजें तो फिक्स हो गई, उसके बाद में जो भी एक्सपेंसेस डाल रहा हूं वो सब आपके क्या है, सारे के सारे फैक्ट्री के एक्सपेंस हैं। एक होता है आपका ऑक्ट्रोई। ऑक्ट्रोई का क्या खर्चा क्या होता है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल आता है तो उस पे एक चार्जेस लगते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्ट्रोई, हिंदी में बोलते हैं इसको चुंगी। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पार करने पर माल पे, गुड्स पे लगाया जाता है ये टैक्स, तो उसको बोलते हैं ऑक्ट्रोई, और ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लियर है? तो ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखवाए हैं ये सब आपके कौन से एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट। अब यहां पर ये अकाउंट में क्लोज कर रहा हूं तो डबल लाइन डालने का क्या मतलब है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो डेबिट साइड पे आपका अगर आंसर आता है, यानी कि बैलेंस शीट फिगर आता है, तो आप उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, या तो ये बैलेंस शीट फिगर आएगा। और क्रेडिट साइड में आपका आता है तो क्या लिखेंगे आप इसको, ग्रॉस लॉस। कोई एक आंसर आएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर आपका ग्रॉस लॉस आएगा। क्लियर है? अगर आपकी क्रेडिट साइड एक्सेस है तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड एक्सेस है तो क्या आएगा आपका, ग्रॉस लॉस आएगा। अब क्या होना है, ये जितने भी एक्सपेंसेस मैंने लिखे हैं आपके, ये सारे एक्सपेंस आपके कौन से हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या इनको क्या बोलते हैं हम, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, या क्या बोलते हैं इनको, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है? क्या क्या बोला जाता है इनको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो ये सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। क्लियर? अब इसके बाद जब आप डबल लाइन डालेंगे तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और आगे कंटिन्यू हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या करते हैं, ये जो जीपी है ये आपका ट्रांसफर होकर इस साइड आ जाएगा बाय जीपी, और अगर ग्रॉस लॉस है तो ट्रांसफर होकर आपका डेबिट साइड में आ जाएगा ग्रॉस लॉस। अब इसके बाद जो भी आपके एक्सपेंसेस में डालूंगा वो सारे कौन से खर्चे होंगे आपके, इनडायरेक्ट। जैसे यहां पे आएगा आपका टू सैलरी एंड वेजेस। अब यहां पे एक पॉइंट आता है कि सर ये तो चीज यहां पे भी लिखी है, अगर वेजेस पहले वर्ड यूज किया जाएगा तो आप ट्रेडिंग में डालेंगे, अगर सैलरी वर्ड पहले यूज किया जाएगा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। वो क्यों, फैक्ट्री में ज्यादा क्या दे दी जाती है, फैक्ट्री में क्या होता है, मजदूर लोग ज्यादा काम करते हैं और मजदूर लोगों को जो दी जाती है वो वेजेस होती है। तो फैक्ट्री के अंदर ज्यादा वेजेस पे की जाती है तो इसलिए उसको पहले रखा जाता है। क्लियर है? ऐसा थोड़ी ना कि सैलरी दी नहीं जाएगी, मैनेजर भी तो काम करते हैं फैक्ट्री में तो उनको सैलरी दी जाती है, पर वेजेस जो होता है वो ज्यादा पोर्शन होता है आपका, यानी कि मजदूरी जो है ज्यादा दी जाती है, इसलिए प्रायोरिटी बताई जा रही है कि वेजेस ज्यादा दी जा रही है, तो ट्रेडिंग के अंदर आएगा। ऑफिस के अंदर मेंटली वर्क ज्यादा होता है इसलिए यहां पर आपका सैलरी ज्यादा पे की जाती है, वेजेस कम दी जाती है, तो इसलिए यहां पर ये प्रायोरिटी दिखा रहा है कि वहां पे सैलरी ज्यादा पे की जा रही है, तो सैलरी वर्ड यूज होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में, और वेजेस पहले वर्ड यूज होगा तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। इसके बाद यहां पे आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, टू सैलरी के बाद में आपका वर्ड है डेप्रिसिएशन, 20 अकाउंट के अंदर आएगा। टू बैड डेट, अगर कोई पैसा डूब जाता है तो 20 अकाउंट के अंदर आएगा। टू रेंट, रेट्स, टैक्सेस, टू इंश्योरेंस, टू बैंक चार्जेस, बहुत सारे खर्चे हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस,
टेलीफोन एक्सपेंस, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, टू कैरेज आउटवर्ड, वहां पे इनवर्ड यूज हुआ था, यहां पे क्या वर्ड यूज होगा, आउटवर्ड का मतलब क्या है, फैक्ट्री से बाहर का खर्चा, यहां पे कैरेज इनवर्ड था तो यहां पे कैरेज आउटवर्ड, वहां फ्रेट इनवर्ड था तो यहां पे क्या होगा आपका फ्रेट आउटवर्ड, टू इंटरेस्ट पेड, टू कमीशन पेड, टू डिस्काउंट पेड, यानी जो भी आप पे कर रहे हैं वो आपके सारे एक्सपेंसेस ही आएगा, टू डिस्काउंट अलाउ, आपने डिस्काउंट दिया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू लॉस बाय फायर, बहुत सारे खर्चे हैं, टू चैरिटी, टू, तो आप इसके बाद कुछ स्पेस रखना, बहुत से एक्सपेंस अभी और भी हैं जो नहीं भी आ पाए यहां पर, अब मैं सीधा डायरेक्ट बता रहा हूं, अब ये लिमिटेड है, आप देख रहे हो 4 चीजें हटाने के बाद ये आपके 5-7 ही आइटम है, अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो बाकी जो बैलेंस है, यानी जो बाकी कोई भी एक्सपेंस है वो कहां आएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा, ये इसका मेन बेनिफिट है। जैसे टू ऑडिट फी, ऑडिट फी क्या होती है, ऑडिट फी क्या होती है, जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने किसी कंपनी के खाते चेक करता है, अकाउंट को चेक करता है और उसकी जो फी चार्ज करता है उसको बोलते हैं ऑडिट फी। किसी कंपनी की जब स्टेटमेंट चेक करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है, उसके डॉक्यूमेंट चेक करता है तो बदले में फी लेगा, तो उस फी को क्या बोलते हैं, ऑडिट फी, यानी चेक करने का फी, यानी चेक करने की फीस। क्लियर है? तो कुछ और भी है, आप वहां पे एक यहां पे एक एक्सपेंस हो रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं, टू कैरेज ऑन परचेज, टू कैरेज ऑन परचेज, यहां पे आएगा टू कैरेज ऑन सेल, कैरेज ऑन सेल, टू ट्रेड एक्सपेंस, तो मैंने ऑलमोस्ट आइटम लिख दिए, ऐसा नहीं है कि कोई मिसिंग है, लगभग ये मान के चलो 90% जो है आइटम मैंने कवर अप किए हैं। ठीक है, इसके बाद में और भी एक्सपेंस, ऐसा नहीं है कि और नहीं है, टू पैकिंग का एक्सपेंस, तो फाइनली जो यहां पे आंसर आएगा वो आपका होगा, चलो अभी आंसर के बारे में बात करते हैं, पहले राइट साइड में भी कुछ इनकम है वो भी देख लेते हैं, बाय डिस्काउंट रिसीव, अब जो भी इनकम होगी वो आपकी सारी बाय साइड में आएगी, बाय इंटरेस्ट रिसीव, एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट आपका यहां पे रिसीव होगा, यानी सारी इनकम है। डेबिट साइड में आपके एक्सपेंसेस है, क्रेडिट साइड में आपकी इनकम है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय कमीशन रिसीव, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे इंटरेस्ट बिजनेस लेता है इसलिए उसकी इनडायरेक्ट इनकम है। बाय कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इन्वेस्टमेंट रिसीव, तो इस तरह के कोई भी इनकम होगी वो सारी इधर आएगी। बाय बैड डेट रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा अगर आपका आ जाए रिकवर्ड, तो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके इनडायरेक्ट इनकम है। और ये जितने भी मैंने आपको लिखवाया ये सब क्या है आपके, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, या इनको आप क्या बोल सकते हो, ऑफिस एक्सपेंसेस। तो अब जब फाइनल यानी जितने भी एक्सपेंसेस लिखवाए मैंने P&L अकाउंट में, इन खर्चों को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। अब यहां पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा इस अकाउंट में उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, और बाय साइड में जो आएगा उसको बोलेंगे नेट लॉस। क्लियर है? ये आपका नेट प्रॉफिट आएगा बैलेंस शीट फिगर,
और इधर आएगा बाय साइड में तो बाय नेट लॉस। यहां ग्रोस था और यहां पे आपका क्या है, नेट है। क्लियर। एक चीज और बता दूं, जो ये सेल्स होती है आपकी, ये जो सेल्स है ये आपकी डायरेक्ट इनकम होती है। मतलब भाई जिस नेचर का आपका बिजनेस है, आप फर्नीचर सेल करते हो, तो फर्नीचर को सेल करने से जो इनकम होगी वो आपकी कौन सी इनकम होगी, डायरेक्ट। उसके अलावा आपके पास कहीं से भी आएगा तो वो कौन सी होगी, आपकी इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर है। आप बिस्किट सेल करते हो, बिस्किट बनाने की कंपनी आपकी, तो बिस्किट्स बेचकर जो आपको रिवेन्यू होगी, इनकम होगी, वो आपकी क्या है, वो आपकी सेल होगी, यानी कि डायरेक्ट इनकम। तो दोनों अकाउंट में मैं ये बताना चाह रहा था कि जब आप क्वेश्चन करते हो, कई बार स्टूडेंट ये सोचता है कि सर इतने सारे एक्सपेंसेस कैसे याद रहेंगे। बिल्कुल याद होते हैं, इससे भी ज्यादा आपको याद हो जाएंगे। आप अगर लॉन्ग क्वेश्चंस करोगे, इनके 4 to 5 क्वेश्चंस करोगे तो फटाफट हर किसी को याद हो जाता है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपको ये याद हो जाएंगे। पर उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया 4 चीजें फिक्स हैं, इनका प्लेस भी फिक्स है। ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे परचेजेस, बाय साइड में टॉप पे सेल, सेल के नीचे क्लोजिंग स्टॉक। फिर इसके बाद ये आप एक्सपेंसेस डालोगे, इनको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो आप, ये कोई फिक्स नहीं है। उसके बाद नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा, इनमें से कोई एक बैलेंस निकलेगा और वो ट्रांसफर कहां होगा, P&L अकाउंट में। ग्रॉस लॉस होगा तो इधर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा आपका इधर आएगा, क्रॉस। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे आपके क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। क्लियर। और जो भी इनकम है वो कौन सी है, इनडायरेक्ट इनकम है। क्लियर। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट देखेंगे कि कैसे बनाई जाती है। तो फिलहाल ये सारे आप चीजें नोट डाउन करें। आगे बात करते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट की। तो बैलेंस शीट जो है वो क्या बताती है, पोजिशनल स्टेटमेंट, ये इसका अल्टरनेट नेम है। 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है कि बैलेंस शीट को क्या बोलते हो, क्या बताओगे, पोजिशनल स्टेटमेंट, जो आपकी पोजीशन को बताती है। तो कभी भी किसी भी कंपनी की अगर आपको पोजीशन जाननी है तो आप उसके ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट देख लो। मेन होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक तरह का कंपनी का क्या है, ब्लूप्रिंट होता है। किसी भी कंपनी का हो, चाहे पार्टनरशिप का हो या किसी सोल प्रोप्राइटरशिप का हो, हम तो हालांकि सोल प्रोप्राइटरशिप का देख रहे हैं। तो बैलेंस शीट एक लास्ट डे पे बनाई जाती है, तो मार्च में या फिर 31 दिसंबर को। यहां पे वर्ड यूज किया गया एज ऑन। एज ऑन का मतलब यह है कि यहां पे जो फिगर्स लिखे जा रहे हैं वो एक ही डेट के हैं, यानी 31 मार्च के, ना एक दिन पहले के ना एक दिन बाद के। एज ऑन और फॉर द ईयर में डिफरेंस है। फॉर द ईयर हमने यूज किया था ट्रेडिंग P&L अकाउंट में, तो फॉर द ईयर का मतलब क्या है कि सारे साल के फिगर्स मिलाकर है। पर यहां पर क्या है कि ये फिगर्स उसी दिन के हैं, यानी कि एक दिन पहले के हो सकता है चेंज हो। क्लियर है। इसलिए यहां पे एज ऑन वर्ड यूज किया जाता है। तो यहां पे अब क्या क्या चीजें आती हैं, तो पहले सेट साइड की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग, कार, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इसके बाद इन्वेस्टमेंट, इसके बाद बात करें कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, अक्रूड इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड, एनी काइंड ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब आपकी क्या है, एसेट्स है। यहां पे कोई मिसिंग नहीं है। तो इसमें से जो फर्स्ट आपके यहां तक कॉपीराइट तक, ये सब आपके क्या कहलाती है, फिक्स एसेट्स, राइट।
और ये तीन आइटम्स गुडविल से लेकर कॉपीराइट तक ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये क्या आपके इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट व्हिच कैन नॉट बी टच और सीन, या तो देख नहीं सकते या फिर छू नहीं सकते। और कैश से लेकर यहां तक जितने भी मैंने आइटम लिखाए हैं ये आप बोलेंगे इनको करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो आपको बेनिफिट देती है विद इन अ ईयर, एक साल तक का बेनिफिट जो देती है वो आपके करंट एसेट्स है। और फिक्स एसेट्स वो होती है जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है और एक साल से ज्यादा के लिए यूज में रहते हैं। अब लायबिलिटी साइड में कैपिटल इनर कॉलम में लिखेंगे आप, और कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें एडलेस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी हमने बनाया था, उसके अंदर से बैलेंस शीट फिगर निकला था नेट प्रॉफिट, तो वो यहां पे प्लस करेंगे, अगर नेट लॉस होता तो माइनस करते। कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करते हैं, कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करते हैं और प्लस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और किसी तरह की कोई पास्ट एडजस्टमेंट्स है वो भी यहीं से एडजस्ट की जाती है, तो एडलेस करके जो आएगा वो आपका आउटर कॉलम में आप लिखेंगे। तो हमेशा कैपिटल का जो फिगर होगी वो आप इनर कॉलम में लिखेंगे, अंदर की साइड लिखेंगे, देन उसमें से एडलेस करने के बाद आप क्या लिखेंगे उसको बाहर लिखोगे। फिर इसके बाद बिल्स पेबल, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आपकी लायबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एनी काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन, रिजर्व, ये सब क्या है आपकी, ये आपकी लायबिलिटीज है, जिसमें से आपके बीपी से लेकर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तक ये आपके है, इनको आप बोल सकते हैं करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? ये वो लायबिलिटी होती है जो एक साल के अंदर अंदर आपको पे करनी होती है, उनको आप बोलते हैं करंट लायबिलिटी। अच्छा, कुछ और नाम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एंड में बैलेंस शीट जो है आपकी इक्वल आ जाती है, अगर आपकी इक्वल नहीं आती है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, ठीक है। तो बैलेंस शीट आपकी नीचे जाके बैलेंस हो जाएगी। कुछ अल्टरनेट नेम्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। डेटर और बीआर को आप रिसीवेबल भी बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। बीपी और क्रेडिटर को आप बोलते हैं ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। नेट सेल्स को आप बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। सेल्स, टोटल सेल्स, सेल दो तरह की होती है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। और नेट सेल्स क्या होती है? टोटल सेल में से आप माइनस कर दें सेल्स रिटर्न, राइट। सेम ऐसे ही टोटल परचेजेस होती है। टोटल परचेज भी आपके दो तरह की, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। नेट परचेजेस क्या होती है आपकी? टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। ये सारे आपके बेसिक फॉर्मूलेज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपके कहीं पर भी इस चैप्टर में यूज हो सकते हैं, तो उनकी शॉर्ट फॉर्म्स बता दी मैंने। डेटर बीआर को ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, बीपी और क्रेडिटर को ट्रेड पेबल बोलते हैं। नेट सेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेट सेल क्या होती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल सेल कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। नेट सेल क्या होगी? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड। क्लियर? टोटल परचेज को कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। और नेट परचेज क्या होती है? टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो इस तरह से आपके बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी हो गया। क्या करंट असेट्स होती हैं, क्या फिक्स असेट्स होती हैं,
क्या करंट लायबिलिटीज होती है, इनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। तो इन सारी चीजों को आप ढंग से देखें। क्लियर है?